नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डीसीएस के साथ मिलकर हम एक खास शो लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको क्रिप्टोस की भी काफ़ी अच्छे से हम जानकारी आपको दे रहे होंगे। और ये हम गर्व से कहते हैं कि एक लौता ऐसा शो है जहाँ पे अर्निंग और लर्निंग का कंसेप्ट है। या तो आप दो हिस्सों में देखते होंगे क्रिप्टोस के वीडियोस, जहाँ भी आप देखते होंगे, या तो आपको पढ़ा रहे होंगे या तो आपको ट्रेड करवा रहे होंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। या तो आपको बता रहे होंगे कि ब्लॉकचेन ये होती है, अच्छा इथीरियम ये होता है, या बीटीसी को कैसे आप ले सकते हैं, या तो आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग बता रहे होंगे कि आप ये ले लीजिए या मत लीजिए। हम कोशिश करते हैं कि इसको एक साथ करें, यानी कि अर्निंग और लर्निंग का कंसेप्ट एक साथ हो, आपकी पढ़ाई भी होती जाए और साथ साथ आपको ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज भी पता लगते जाए। तो अर्निंग और लर्निंग के कंसेप्ट में दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओंकार हैं जिनसे हम बातचीत आज करेंगे, और साथ ही वैभव होंगे जो मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो दोनों मेहमानों का स्वागत करता हूं मैं। और अपनी स्क्रीन को भी मैंने शेयर कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कॉइन डीसीएस की स्क्रीन है जिसमें हमने बीटीसी आईएनआर फॉर्म में लगा रखा है। खैर, इसको हम आईएनआर से हटा के एक बार जरा यूएसडीटी में लगाएंगे और एक बार ओंकार को भी कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे हम करते हैं जरा बातचीत। ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, बट आई होप कि बहुत अच्छे से मुलाकात होगी। इससे पहले यू कैन से फॉर्चुनेट रहे हैं हम कि जब से बीटीसी की तेजी आई उसी दिन से हमने प्रोग्राम को शुरू किया। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने पूरा बीटीसी को तेज देखा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। जब खबर ये आई कि बजट से पहले कि सरकार इसको शायद कहीं बैन ना कर दे, बाद में वो भी टल गया खतरा। लेकिन अब तो खैर हम नए लेवल्स पे आ ही गए हैं। तो आपसे थोड़ा चर्चा भी करेंगे क्योंकि जब इतनी ऊंचाई पर आ गए तो फिर डर भी लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके साथ अभी आज डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इथीरियम। एलन मस्क ने भी बोला है कि उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद बीटीसी के दाम थोड़े ज्यादा हो गए हैं। पहले वो प्लस करते हैं, बाद में उनको ऐसा लगता है कि दाम ज्यादा हो गए हैं। ये कंफ्यूजन क्या है, बहुत सारी चीजें जरा हम आपसे भी अभी आइडिया लेंगे। लेकिन इस बीच मैं जरा दो तीन चीजें हम जो चार्ट पे दिखाते हैं व्यूअर्स को, जरा मैं पहले वो आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आप तक पहुंचेंगे और आपसे जरा व्यू पॉइंट भी लेंगे। पहले हम बीटीसी को यूएसडीटी के टर्म्स में आते हैं और जरा एक बार ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 56,000 का हो चुका है और ये लगातार नॉन स्टॉप मोमेंटम के अंदर चलने वाला कंसेप्ट है। और ये हमने वीकली चार्ट को एक काम करते हैं, हम जरा कर लेते हैं डेली चार्ट्स में कन्वर्ट। और डेली चार्ट्स के अंदर एक नो कंफ्यूजन, ओनली ट्रेड, कैसे बेहतर ट्रेड लिया जा सकता है, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ ताकि हम आपको प्रूव कर पाएं कि किस किस जगह पर हमने आपको कन्वर्जन बताया था और कैसे कैसे कन्वर्जन हुआ और हम कहाँ पे खड़े हैं। और आगे की राह दिखाने के लिए ओंकार हमारे साथ होंगे। हमने इससे पहले आपके सामने प्रूव किया था कि एक अच्छा शानदार मोमेंटम है, ये साइडवेज है, इसको तो हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया और उस मोमेंटम को हमने एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट की फॉर्म में भी देखा। ये आप देख पा रहे होंगे, रेच क्रिएट हुआ है, उसका एक पैराबोलिक बेस आया। जैसे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होना जरूरी था। ये स्क्वीजिंग पैटर्न कहते हैं हम इसको। जैसे स्क्वीज हुआ, इधर ये ऊपर फटता है तो नीचे गिरता, नीचे गिरा, लेकिन एक पैराबोलिक। और साथ ही हमने सिर्फ दो ही एवरेज डाली है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 50 दिन की, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताती है, और एक माइंडसेट को बदलने के लिए 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए होती है। तो वो भी हमने डाल रखी है, जो कि आपको रेड इन कलर्स में दिख रही होगी। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज का हमारा सपोर्ट बना, एक पैराबोलिक आया, और उसके बाद से फिर हम अपवर्ड ट्रेंड में वापस हमने सिक्योर कर लिया। ये ट्रेंड जब तक चलता रहा हम इसके साथ आते रहे, लेकिन जहां तक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो ऑलमोस्ट हमारा एक नया ब्रेकआउट के केस में आ गए। लेकिन दो चीजें आपको हम नोटिस करवाते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पर ही, कि जब मार्केट के अंदर जोरदार मोमेंटम आता है तो बड़ी कैंडल्स दिखती हैं, लेकिन जैसे ही साइडवेज हो जाएगा तो कैंडल्स का साइज भी बहुत छोटा हो जाता है, जो टिपिकली इस समय भी आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे भी मार्क्ड है। लेकिन क्योंकि हम अपवर्ड ट्रेंड के अंदर हैं तो खास बड़ी दिक्कत दिख नहीं रही, ना ही वॉल्यूम में, ना ही आरएसआई में। आरएसआई ऑल दो थोड़ा सा महंगा जरूर हुआ है,
लेकिन जब ट्रेंडिंग कोई भी कॉइन होगा तो उसके अंदर आपको RSI इस तरह का दिखेगा भी। अच्छी चीज होती है कि एंट्री आपको ओवरसोल्ड भी करनी चाहिए, ओवरबॉट पे नहीं, बट जिनके पास पोजीशन है उनको इस ओवरबॉट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड आपका लॉन्ग टर्म में अच्छा चल रहा है। ओंकार के पास एक बार वापस लौटते हैं, इस डेली चार्ट के बेसिस पर ही USDD की फॉर्म में जो हमने BTC डाला, पेयर में डाला है, एक बार आइडिया लेते हैं। ओंकार बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप आज समय दे रहे हैं हमको। इसमें हम करें क्या, क्योंकि हमारे साथ दो बड़ी कंफ्यूजन है। फर्स्ट, अगर मान लो मैंने सौदा लिया हुआ है तो क्या मैं 56,000 के आसपास काट लूं, पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने लिया कहाँ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के रखिएगा मैंने 46,000 से 50,000 के बीच बीच में भरा है, तो मेरे को $6,000 का भी बेनिफिट आ रहा है। तो क्या मेरे को ये समझदारी है कि मैं एक बार बुक कर लूं, क्योंकि मेरे पास शायद वो समय नहीं रहा कि जब मैं बहुत बड़े बड़े गेम्स एक साथ एक लॉन्ग स्ट्रेच में देखूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लो मेरे को BTC ट्रेड करना है, इतने महंगे में हाथ नहीं डाला जा रहा, तो फिर हम नीचे कहाँ पे हमको मिलेगा, एक बार जरा आप मेरे को ये भी बताइएगा। और मेरी स्ट्रेटजी क्या हो इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी में क्या मैं SIP में जा सकता हूँ, ये मैं आपको चॉइस दे सकता हूँ। ये आप मेरे को मेरे टोटल पैसे को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, मैं ये चॉइस दे सकता हूँ। और एक और राइडर भी दे सकता हूँ, छोड़ देना, अवॉइड, लीव, ये भी राइडर भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो सारे डोर्स मैंने आपके लिए ओपन कर दिए। नाउ इट्स योर कॉल, अब आपको बताना है हमको करना क्या। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अपनी स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं सर। पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। मैं तो जैसे आप देख रहे हैं, आपने बताया कि थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसे लग रहा है कि एग्जॉशन आ रहा है अप ट्रेंड में। पिछले मे बी 48 आवर्स में साधारण ऐसे कैंडलस्टिक की तरफ देख रहा है कि ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। रादर देन टेक्निकल्स पे डिसीजन बेस करने से अच्छा मेरा ये ओपिनियन है एट प्रेजेंट कि जो मैं फंड मैनेजर से या ट्रेडर से जो मैंने बात की है पिछले एक हफ्ते में, तो वहां से ऐसे पता चल रहा है कि ये जो रैली आई है ये सिर्फ बिटकॉइन स्पेसिफिक रैली नहीं है। पहले तो ये समझना होगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ पूरा ग्लोबल मैक्रो एक पार्ट है, जिसमें आप अगर देखोगे तो इक्विटी में भी उछाल है पूरी दुनिया भर में, कमोडिटीज में भी है, यस, और आजकल बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर भाग रहे हैं। यस, तो जापानीज निक्की अगर आप देखोगे तो जापानीज निक्की का जो बबल फटा था 1990s या 1980s में, वो भी अभी उस लेवल तक आ गया। मतलब इतना ज्यादा लिक्विडिटी है ग्लोबल इकोनॉमी में, और बिटकॉइन भी जो है उस लिक्विडिटी की वजह से ही बेनिफिट हो रही है उसको। जैसे अच्छा ओंकार, मैं लिक्विडिटी पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पता करता हूँ। जैसे स्टॉक मार्केट में ना लिक्विडिटी को लाइफलाइन बोलते हैं कि ठीक है आपके पैटर्न्स खराब भी हैं तब भी आपका लिक्विडिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपके पैटर्न बहुत अच्छे हैं और लिक्विडिटी सक हुई हुई है मार्केट के अंदर है ही नहीं, तो आपके अच्छे पैटर्न्स भी काम नहीं करेंगे और आपके अच्छे शेयर्स भी नहीं चलेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी सक आउट है। और उसमें टिपिकली जो इंस्टीट्यूशनल FIs का जो पैसा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टोस में लिक्विडिटी लाइफलाइन होती है या फिर क्रिप्टोस में कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल्स प्लेयर आ रहे हैं, उनका व्यू पॉइंट बहुत लंबा है, क्योंकि ये नई करेंसी है। इक्विटीज मार्केट में हमारे पास 50 साल का इतिहास है ना, बट ये तो बिटकॉइन ही सिर्फ 11 साल पुराना है, 15 साल पुराना है। तो लिक्विडिटी क्रिप्टोज में कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मेरा मानना है कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फिलहाल, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो आ रहे हैं, अगर आप उनका लैंग्वेज देखेंगे जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि इट इज गुड है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इट इज, वो शायद ये कह देंगे कि ये गोल्ड से ज्यादा अच्छा है, लेकिन गोल्ड भी यही काम करता है कि जब लिक्विडिटी आती है तो जो आने वाला इन्फ्लेशन है उसको पहले प्राइस इन करके ऊपर चला जाता है। तो ये भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट जो है लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। और इसलिए जो आपका क्वेश्चन है कि अगर समझो किसी ने 50,000 पे बाय कर लिया है या 45,000 के इधर बाय कर लिया है, तो मेरे हिसाब से, मतलब मुझे जो एनालिस्ट लोगों ने बताया उसके हिसाब से चार्ट ना देखे, ज्यादा करके बॉन्ड यील्ड की तरफ ध्यान दे, क्योंकि बिटकॉइन और गोल्ड जो है ये जीरो यील्डिंग एसेट्स है। मतलब आप इसको होल्ड करके रखोगे तो आपको इस पे यील्ड नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाने लग गई, जो अभी हो रहा है, तो इक्विटी मार्केट्स में पहले तो प्रेशर आ जाएगा, और अगर इक्विटी मार्केट्स में थोड़े अगर करेक्शन आ जाए तो वो बिटकॉइन को भी नीचे खींच सकता है। पहला तो एक बॉन्ड यील्ड्स का एक वो इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले हफ्ते में एक ब्लॉक टावर कैपिटल करके फर्म है यूएस में, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि
जो मोमेंटम फंड्स है जिन्होंने बिटकॉइन को इन्फ्लेशन हेज करके बाय किया है, वो लोग सेल करेंगे अगर बॉन्ड यील्ड में ज्यादा उछाल आए तो अभी आप अगर देखोगे तो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो 1.39% पे है, विच इज हाईएस्ट सिंस फरवरी। तो अगर ये कंटिन्यू होता है तो आपको बिटकॉइन में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर नजर आने लग जाएगा। और इंटरेस्टिंगली आज जो है इक्विटी मार्केट जो है एशिया में वो थोड़े स्टॉल हो चुके हैं क्योंकि यील्ड्स बहुत ज्यादा फास्ट बढ़ रही है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जितना यील्ड्स ऊपर जाएंगे इसमें थोड़ा करेक्शन आने वाला है। और आपने एलन मस्क का ट्वीट देखा होगा पिछले हफ्ते का, कि उसने कहा कि बिटकॉइन जो है उसमें इन्वेस्ट करने का मेन मोटिवेशन ये है कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है फिएट मनी पे, यूरोप में खास करके और जापान में, और यूएस में भी जो है 0 पे है। तो इनडायरेक्टली ही सेड कि बिटकॉइन जो है वो यील्ड प्ले है, कि हमको कॉर्पोरेट्स को और इंस्टीट्यूशन को बाकी जगह पे यील्ड नहीं मिली है तो वो बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर जो इलॉन मस्क ने कहा है उसको हम अगर सच मान के चले तो ऐसी सिचुएशन में अगर बॉन्ड रेट ऊपर जाते हैं तो वो एक निगेटिव फैक्टर बन जाता है। इसलिए शॉर्ट रन में मुझे लगता है कि एक करेक्शन अभी आने वाला है। तो अगर किसी ने बाय किया है 45,000 पे तो वो इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अगर मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर किसी का बड़ा लेवरेज पोजीशन है फ्यूचर्स वगैरह में तो आई वुड से कि उसने 50,000 पे स्टॉप लॉस रख देना चाहिए कि आपने 45,000 पे बाय किया है और अगर 50,000 के नीचे आएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा। अगर कोई लॉन्ग रन इन्वेस्टर है तो मुझे नहीं लगता पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी डीप आएगी तो वो वापस उसमें बाइंग प्रेशर ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है मार्केट में कि जो टेस्ला ने किया है अपना कैश डाइवर्सिफाई किया है बिटकॉइन में, और कंपनीज भी फॉलो करेंगी। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ये एटलीस्ट 2-3 महीने तक बिटकॉइन को डिप्स पे सपोर्ट रखेंगे। अच्छा ओंकार, एक और चीज है, ये ही सिग्नल कुछ ऐसी ही फीलिंग हमको जब 42-43 हजार के आसपास का था यूएसडीटी टर्म्स में तब आई थी, और एक अच्छा करेक्शन 29,000 तक का करेक्शन हमने देखा। ये मंथ था जैन का ऑलमोस्ट लास्ट था जब यहाँ पे हम थोड़ा करेक्शन देख पाए थे, और ये कंप्लीट हुआ था ऑलमोस्ट जनवरी के एंड में। देन फेब के एंड में हमने वापस मार्केट के अंदर तेजी आई। देखिए ये जो आप कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी फटीक है, थोड़ी थकावट है, थोड़ा करेक्शन हो सकता है, वैल्यू एडजस्टमेंट्स हो सकती है, रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, व्हाटएवर द मे बी द टर्म्स वी कैन यूज, ये कितना हो सकता है? ये क्या हम 40,000 तक एक्सपेक्ट करें? $16,000 टूट सकता है? क्योंकि अभी के हिसाब से डेली चार्ट पे मेरी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 डेज की वो करीब 40-41 हजार के आसपास रुक रही है। क्या मैं इतना एक्सपेक्ट करूं कि 16,000 पॉइंट्स का करेक्शन आ सकता है इन यूएसडी टर्म्स में बीटीसी में, यहीं से मानूं तो? हाँ, तो चार्टिस्ट लोगों का ओपिनियन है कि चार्ट एनालिस्ट का कि जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट था जो अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया वो एक बार रिटेस्ट मारेगा, वहां पे डिप डिमांड टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद उछाल आएगी। तो आपको जब करेक्शन मिलेगा तो मुझे लगता है कि अराउंड 42,000 जो है आया था अर्ली जनवरी का, $42,000 या $41,962 था टू बी प्रिसाइज, तो उस लेवल तक एक बार डिप मार के ऊपर चला जाएगा। अब बिल्कुल $16,000 जो है वो बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन आप जब परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करोगे तो इट्स नॉट दैट स्पेशल। अगर आप प्रीवियस बुल मार्केट्स में देखोगे तो 20-25% के करेक्शंस तो कॉमन हुए हैं 2017 में और 2013 में। तो ये अगर करेक्शन आया तो वो एक्चुअली हेल्दी एडजस्टमेंट होगा। अभी फिलहाल जो है फंडिंग रेट जो है डेरिवेटिव्स में वो इलेवेटेड है, लेकिन मेरे ख्याल से जनवरी का जो हाई था उतने नहीं है। अगर उस लेवल तक अगर पहुंच गए जनवरी 6 तक तो वो करेक्शन का और एक रीजन बन जाएगा फंडिंग रेट्स का। तो ओंकार, इसमें अभी क्वेश्चन ये उठता है, देखो मैं हूं एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर या मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाला। अब आप मेरे से आप सीधा ही बोलेंगे कि आके सीधा ही अपनी ओपनिंग सेरेमनी शॉर्ट से करो, तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ है। और एक तो मैं साइकोलॉजिकली वैसे भी प्रिपेयर नहीं होता हूँ, और दूसरा मेरे को वो जमेगा भी नहीं। तो क्या मेरे को वेट करना ही चाहिए? मैं अपनी बिड डाल के छोड़ देता हूँ? क्योंकि इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स तो हमने कई बार देखे हैं, आपने पहले भी देखे होंगे। जब 29,000 के आसपास ये डॉलर लगा था तो वो वाइल्ड स्विंग से विप लगी थी उसमें तो कई बार अगर आपने सौदे डाले होंगे तो आपको हो सकता है कि 21-22,000 वाला तो आगे चला गया होगा, भले ऑल्दो ट्रेड बहुत छोटा होगा, बट विक हमने वहां पे भी लगी हुई देखी थी, बहुत डीप तक चली गई थी अंदर तक। तो क्या हम यहाँ पे सौदा डाल के छोड़ दें एक बार 40-42 का? क्योंकि पर आप अभी जैसे आप बता रहे थे
कि पुराना रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट की तरह काम करेगा, डाल देते हैं, देखी जाएगी, हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहे हो, मतलब जिसको इन्वेस्ट करना है, डे टू डे इन्वेस्ट करना है, जिसको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इस रेट पे आ नहीं सकते, नीचे के रेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसको लेकर डाउट है। तो हम एक लेवल का हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि ठीक है हम 56 पे नहीं लेते, हम एक काम करते हैं हम 42 पे डाल के छोड़ देते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सोचेंगे वी हैव मिस द अपॉर्चुनिटी, हम अपॉर्चुनिटी को लॉस छोड़ देंगे, बट महंगा नहीं लेंगे, अपने लॉजिक के हिसाब से महंगा नहीं लेंगे। हम अपॉर्चुनिटी को छोड़ने में बिलीव करते हैं, बट महंगे में फंसने में बिलीव नहीं करते। तो हमने एक अपना एक रेट डाला हुआ है कि ठीक है हमको जस्टिफाई लगता है चार्ट पे, एवरेजेस के हिसाब से भी, थोड़ा करेक्शन के हिसाब से भी, हर चीज के हिसाब से भी, लिक्विडिटी की रीएडजस्टमेंट के हिसाब से भी, कि सौदा ज्यादा गर्म है, तो हमको लगता है कि यहाँ 42,000 एक जस्टिफाइड अमाउंट है जहां पर मैं अपने 25%, 30%, 35% पैसा लगाऊंगा। तो मैं गलत तो नहीं सोच रहा ना? मेरे ख्याल से अगर आप हिस्टोरिकल डेटा चेक करोगे तो मार्केट को टाइम करने से ज्यादा, क्योंकि बिटकॉइन बहुत वोलाटाइल है, उसको टाइम करने से ज्यादा अच्छा जो है आप एसआईपी स्टाइल में इन्वेस्ट करोगे तो वो ज्यादा सेफ है। इवन एट दिस लेवल, बहुत बार ये लेवल बड़ी इलेवेटेड लगती है, लेकिन आप 2017 की रैली देख ले तो वो 1500% थी। उसके पहले जो 2012 के बाद जो रैली आई थी, 2012 के हाल्विंग के बाद, तो 2013 की कुछ 5,500% रैली थी। तो ये रैली अभी भी मतलब मैच्योर नहीं हुई अगर हिस्टोरिकल डेटा आप देख ले तो आप अगर सिस्टमेटिकली समझो एक तारीख को हर महीने को एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करोगे, एक फिक्स सटोशीज खरीद लोगे, लेट्स से 0.1 BTC खरीद लिया हर महीने, तो वो स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। और इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी है आपके पास कि अगर समझो किसी ने दिसंबर 2017 से हर महीने 17 तारीख को, समझो मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था कॉइनडेस्क पे कि यूएस में बेटा अगर इन्वेस्टर है उसने हर महीने जो है $100 या $1,000 इन्वेस्ट किए होते दिसंबर 2017 से स्टार्ट करके हर महीने के 17 तारीख को, तो उसको अभी भी उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता था। पूरा 3 साल लग गया वो लेवल आने तक, लेकिन वो 3 साल में उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो $8,500 तक चली गई। तो उसको अक्टूबर में ही अच्छा प्रॉफिट आ रहा था और अभी तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट में बैठा होगा। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसकी सोच है कि बिटकॉइन जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट्स में कन्वर्ट होने वाला है, कि गोल्ड की तरह है, इसमें और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आएगा, जो ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है, एट द सेम टाइम जिसको हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा भी है जो सपोर्ट करता है कि और बहुत बड़ी रैली आनी बाकी है, मार्केट में भी नैरेटिव है कि $100,000 तक चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आप मैं एसआईपी के अंदर लेता हूं तो उनका एक और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कीजिएगा। अगर से मैंने 56,000 से शुरू किया आज के भाव से ही, और मैं ये मान के रखता हूं कि भाई मैं 26,000 तक तो बाय करूंगा, ये मेरी पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरा एरिया प्ले फील्ड है जहां तो मैं लूंगा, 26,000 के मैं नीचे नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पे आके मेरे को कई बार कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से गड़बड़ ना दिखे। तो मैंने एक लेवल अपना डिसाइड कर लिया कि ठीक है मेरी ट्रेडिंग के अंदर एंट्री का पॉइंट है 26,000 से लेकर 56,000, ये 30,000 की रेंज है। और क्या मैं इसको हर 5,000 पे अपनी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, यानी कि जैसे 56 आए तो 49,000 पे जो मैं 2,000 या 5,000 10,000 शेयर 10,000 कॉइन और सर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता था, उसको मैं 15 कर लेता हूँ। फिर हर 5,000 पे मैं अपनी क्वांटिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, यानी कि मोर द फॉल मोर वी बाय टिल 26,000 तक। क्या ये स्ट्रेटजी ठीक है या फिर नहीं, उसको एक कांस्टेंट रखूं कि नहीं आप क्वांटिटी को मत बढ़ाओ ऑन एवरी डिप, बट आप क्वांटिटी रिमेन्स द सेम रखो और टिल 26,000 तक लेते जाओ अगर आपको मिल जाता है तो, इफ यू आर लकी। मेरे ओपिनियन में मतलब अगर मुझे करनी है ये स्ट्रेटेजी तो मैं एक अमाउंट फिक्स रख लूंगा, और जब मार्केट वापस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ेगा, जैसे 40,000 से लेके 58,000 तक आया अभी, या पहले 20,000 से लेके 42,000 तक आया, तो उसमें मैं एक्चुअली थोड़ी रिस्क लेके जो है वो अप ट्रेंडिंग मार्केट में शायद थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दूं, तो शॉर्ट स्पैन में मुझे जो है बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ बाइंग द डिप, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है डिप में अगर आप बड़ी क्वांटिटी बाय करोगे तो यहाँ पे थोड़ी रिस्क है इंडिया में कि पॉलिसी फ्रंट पे कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है डिप पे जो है एक्चुअली द बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक ही अमाउंट फिक्स कर दो, लेकिन अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो तो मैं ये कहूंगा कि बिकॉज मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड है, तो आप जब मार्केट ऊपर भाग रहा है तो आप थोड़ी रिस्क लेके अमाउंट एक्चुअली बढ़ा सकते हो, रादर देन डिप पे
क्वांटिटी बढ़ाने से अच्छा वो है मेरे मेरे हिसाब से, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो। इंटरेस्टिंग। अब मेरे साथ वैभव भी जुड़ चुके हैं, एक बार जरा मैं वैभव से भी कनेक्ट करता हूँ और एक बार जरा उनका भी व्यू पॉइंट लेते हैं। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय दिया। जब लास्ट टाइम आपको ध्यान है कि वी आर मोर देन लकी एनफ कि हमने जब शुरू किया था तब तो बीटीसी के रेट ही क्या थे, कुछ भी नहीं थे। तब तो इंडियन टर्म्स में भी 17 लाख का भी नहीं था। तब हमें डिस्कस करते थे कि हाँ किस दिन 40 लाख का भी हो जाएगा, और आप उन शख्स में से एक थे जो कि बहुत एग्रेसिव थे बीटीसी को लेकर। ये एग्रेशन अभी भी आपका बरकरार है, या फिर इस तरह के मूवमेंट के बाद जब चर्चाएं ज्यादा होने लग गई हैं और भाव लिमिटेड होने लग गए हैं, तो फिर आपको डर लगता है कि किसी की कभी पता लगे एलान मस्क कुछ बोल दें और अगले दिन ही 10% हम नीचे दिखे? क्योंकि इसमें तो सर्किट लिमिट भी नहीं है। शेयर मार्केट में तो ये होता है ना कि आपका 5% की सर्किट लिमिट है, अगर आप 2 बार 5 सर्किट लगाओगे तो आप बाजार ही बंद करना पड़ता है, फिर खुलेगा ही नेक्स्ट डे। और वैसे भी 6.5 घंटे की ट्रेडिंग है, यहाँ तो 24 आवर्स की ट्रेडिंग है। और यहाँ पे खतरा इन सब चीजों का नहीं है, खतरा ट्वीट्स का ज्यादा है कि किसी कोई ट्वीट आ गया तो हो गया काम। फंडामेंटल टेक्निकल्स तो जेब में डाल लो, वो सब तो खत्म। यहाँ तो ट्वीट के ज्यादा गेम चल रहा है आजकल। तो आपको डर लगता है इस ऊंचाई पे खड़े होके बीटीसी पे? कुछ कुछ पोजीशंस अगर ओपन है तो डर लगता है डेफिनेटली, बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म सिनेरियो की वजह से अगर आप देखें तो मैं अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। मुझे कहीं भी सामने वाले दिनों में, आगे वाले दिनों में बेयर रन, सो कॉल्ड बेयर रन की मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है कि बेयर रन आ सकता है या बेयर रन की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऑब्वियसली मार्केट इतना ऊपर गया, नीचे तो आना ही है, बट फिलहाल के लिए मैं अभी भी बुलिश हूँ कि, और बिटकॉइन से ज्यादा मैं अभी लाइक ऑल्ट कॉइन्स को लेकर ज्यादा बुलिश हूँ कि कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में। ओके ठीक है, मैं ऑल्ट कॉइन्स पे भी आऊंगा। एक ऑल्ट कॉइन पे मैं चलो इथीरियम पे बात ही कर लेता हूँ। इथीरियम पे भी आप बहुत बुलिश हो? मैं वापस यहाँ पे एंट्री करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम ओंकार से बात करते हैं। ओंकार कह रहे हैं कि बीटीसी में आने का सबसे बेस्ट इस समय भी तरीका यही है कि आप एसआईपी ही रखो। तो मैं तो चलो ठीक है, अब इथीरियम पे फिर कैसे करें? अगर इथीरियम पे अगर आप ज्यादा बुलिश है, क्योंकि वो भी तो एक ऑल्ट कॉइन है और सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉइन है। इथेरियम पे मैं आपको अगर एक लाइन में आंसर दूं तो मैं बोलूंगा कि मैं अपना पहला इथेरियम $5,000 के नीचे सेल नहीं करूंगा। मतलब मैं पहला इथेरियम अगर सेल करूंगा तो $5,000 पे ही करूंगा। तो ये अगर एक लाइन में अगर आंसर दूं आपको तो हाँ ठीक है, बट मैं ट्रेडर्स को हमेशा ये भी कहता हूँ कि कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, मार्केट किसी का नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जैसे अगर आपने 300-400 के रेट पे या 200 के रेट पे इथेरियम ले रखे हैं, थोड़ा बहुत निकाल सकते हो आप 2000 के रेट के आसपास, ठीक है, ओवरऑल कुछ निकाल लो, बट मेजरली मैंने बी वेरी फ्रैंक अभी तक कुछ भी सेल नहीं किया। मैंने अभी तक कोई भी अपना स्टॉक, कोई भी अपनी पोजीशन सेल नहीं की है, कोई भी अपने टोकन सेल नहीं किया। ठीक है। अच्छा वैभव, एक और छोटा सा पॉइंट पता करना था। काफी सारे लोगों का मार्केट के अंदर ना 2000 यूएसडीडी तक का इथेरियम का टारगेट था। शायद हो सकता है आपके भी ऑफिस की तरफ से गया हो इस तरह के कमांड हो। टिपिकली इसने 2000 लगाने के बाद थोड़ा पैराबोलिक तो है ही, है थोड़ा एनगल्फ तो कर ही रहा है। ये क्या चेंज ऑफ हैंड्स है या फिर ये थोड़ा कंसोलिडेशन है जिसमें भी टाइम लगेगा और वापस से एक नई मजबूती मारेगा? यानी कि मैं ये मान के चलूं कि 2000 के ऊपर जिस दिन ट्रेड करने लगेगा उस दिन सारी शॉर्ट कवरिंग ट्रैप करवाएगा और स्पीड से ऊपर जाएगा। शायद उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, एकदम आपने वो सही कहा। ये वैसे ही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे अपने कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पे 1800 के आसपास वापस आके रुक जाए, या थोड़ा जिन्होंने पहले, जैसे आपने कहा कि पहले जिनका टारगेट 2000 का था, वो एक बार टिप, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे सेल ऑफ करके। बट मेजरली जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने कंपनीज यहाँ पे एंटर कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम बीटीसी, तो इथेरियम, एलटीसी वगैरह कॉइन्स में एंटर कर रही हैं, जितने एसेट्स कैपिटल वगैरह है बड़े बड़े, तो वो जनरली अपने इथेरियम में पोजीशंस बना रहे हैं। तो अगर वो इस लेवल पे आके भी अपने इथेरियम में पोजीशन बना रहे हैं, लाइक 1500-1600 के लेवल पे आके उन्होंने पोजीशंस बनाई है अपनी, तो डेफिनेटली दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एटलीस्ट एट 3000-4000 लेवल। ठीक है। अच्छा, एक मैं कॉइन आपसे और पता करता हूँ। हमारे एक्चुअली एक व्यूअर है, उनका एक क्वेश्चन आया है, वो टीआरएक्स के बारे में पता करना चाहते हैं। एक बार जरा आप इस पे अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं वैभव? ट्रॉन टीआरएक्स एक्चुअली क्या है ना सर, टीआरएक्स जिनका है, जिन महाशय जी का टीआरएक्स कॉइन है, वो खुद सबसे बड़े शेलर है, ठीक है, जस्टिन सन का है। तो वो कर तो कुछ भी सकते हैं, ठीक है, वो अपने ट्वीट से ये करके कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बीटीटी निकाल लिया, उन्होंने सन कॉइन निकाल दिया, जस्ट कॉइन निकाल दिया, काफी सारे कॉइन्स निकाल दिए।
टीआरएक्स बहुत लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। टीआरएक्स खास करके इंडिया में, जैसे एक्सआरपी और एक इनकी एक अलग कम्युनिटी है इन लोगों की, जो एक्सआरपी और टीआरएक्स और एलटीसी में ही ट्रेड करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको मैं 2017 कम्युनिटी बोलता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे, ठीक है, वो जो आज भी उन्हीं में ही लगे हुए हैं, उन्हीं कॉइन्स में। हालांकि मैं नहीं लगा हूँ, हालांकि मैं अपने नए ट्रेंड्स वाले कॉइन नहीं पकड़ता हूँ जनरली, बट हाँ ये बड़े बुजुर्ग वाले जो कॉइन्स है, ये भी इनका भी एक रन आना बाकी है। डेफिनेटली टीआरएक्स का भी रन आएगा, ये मैं श्योर हूँ। तो ये फिर बने रहे क्या इसके अंदर? अगर ठीक है, मान लो रीजनिंग कुछ भी हो, फिर एक बार टीआरएक्स के अंदर बने रहने में कोई बुराई तो नहीं है ना? बुराई नहीं, बने रहिए बिल्कुल, और रन तो आएगा इसमें। ठीक है। वैसे मैं आईएनआर के अंदर आपको बताऊं, ये 4 रुपए का चल रहा है अभी, 4 रुपए 38 पैसे का। कोई स्टॉप लॉस या कोई रिवर्सल देना चाहेंगे आप इसके अंदर कि हाँ यहाँ से आप बाहर आ जाना? ये क्या क्योंकि ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से पंप नहीं किया है, आई डोंट थिंक इस ड्रास्टिक रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिवर्सल भी आना है तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ से आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक चॉइस आपसे पूछूं वैभव की, टीआरएक्स को छोड़कर एक मैटिक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आपका फेवरेट कॉइन है, आपने ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, तो क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ इस लेवल पर भी, या फिर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ मैटिक के अंदर? अब सर मैं आपको दो ही चीज बोलूंगा, मतलब एक ही लाइन में आंसर दूंगा। ठीक है, मैटिक और इजी में आप कभी भी लेट नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आपको याद होगा, आप इनफैक्ट अगर 5 से 25 लेके गया हूं मैं इजी को, तो 25 से 50 भी लेके जाऊंगा। अरे वाह! और ये मैं आपके लाइव शो पे आपके कह रहा हूँ। जब जिस दिन 50 जाएगा, जिस दिन 50 टच करेगा, उस दिन मैं अगले दिन वापस आके लाइव में आपको लाइक आपके साथ बैठूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इजी का मैं बताता हूँ क्या है। इजी का मैंने आई हैड इंटरेक्शंस विद द इजी टीम। ठीक है, जो उनके जो दो फाउंडर्स हैं, अंशुल धीर एंड अंकित गौर, उनके दोनों के साथ काफी अच्छी इंटरेक्शंस हुई है। दे आर फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग प्रोडक्ट लेवल पे एंड फाइनेंस लेवल पे। तो काफी सारे ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो मतलब जो उनके बंदे हैं, वो काफी मतलब इनपे इंटरेस्टेड है ऑल दैट, और प्रोडक्ट लेवल पे उनकी नॉलेज और उनकी अभी जो बिल्डिंग है वो बहुत तगड़ी है। तो ओवर द कमिंग 1-2 महीने 3 महीने के अंदर ये जो मैंने अभी आपको चैलेंज दिया है 50 का, तो बहुत जल्दी दिखने वाला है इजी के लिए। और मैटिक तो ऑलरेडी आई थिंक जब हमने पहली बार बात की थी, जब मैंने पहले बोला था मैटिक को लेके दिसंबर में, ऑलरेडी 12x के आसपास टच किया था हाईएस्ट सिस्टम। अभी 10x के आसपास चल रहा होगा, 10-11x। अभी भी मैंने इसको बेचा नहीं, ना मैंने बेचना सोचा भी नहीं अभी तक। तो मैंने इसको होता नहीं, चलो सोचा एक बार के लिए, मेरा भी मन में ख्याल भी नहीं आया। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट्स में अगर आप कुछ निकाल सके अंदर से, मेरी भावना को समझ सके तो नहीं, मैं आपकी भावनाएं भी समझ गया और आपका मैं व्यू पॉइंट भी समझ गया कि इजी और मैटिक के अंदर अभी भी आपको काफी एनर्जी लगती है। तो एक तो दोनों है ही, और दूसरा टीआरएक्स वाला तो आपको एग्जांपल बताई दिया मिस्टर पाठक। और ये बात मैं वैसे रिपल का पूछता ही ओमकार से कि रिपल में करना क्या चाहिए, लेकिन आपने रिपल को लेकर भी पहले से ही बता दिया कि हाँ, रिपल को लेकर एक पूरी जॉनर, पूरी क्लास ही अलग है जो कि कॉइन्स की है और रिपल के साथ भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओंकार, चलते चलते बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे भी, आप कोई ऐसा ऑल्ट कॉइन जिसपे आपकी नजर हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे कुछ पैसा बन सकता है? मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बिटकॉइन और इथेरियम को जो है वो डीफाई कॉइन्स जो है, चेन लिंक हो गया या कॉम्प हो गया या आवे हो गया, ये जो पूरा डीफाई स्पेस है ये बड़ा अंडर एप्रिशिएटेड है। मतलब जो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है जब से क्रिप्टो करेंसीज आए हैं, मुझे ये डर है, या जो जिस तरह का मैं नैरेटिव सुन रहा हूँ बाहर, तो ज्यादा फोकस जो है लोगों का बिटकॉइन पे है और वो लोग इन्वेस्टमेंट एसेट की तरह ज्यादा देख रहे हैं बिटकॉइन को। लेकिन जो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन आएगा, जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, तो वो उसमें डेफी प्रोटोकॉल जो है और डेफी स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा उसमें ग्रोथ का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो अगर कोई लॉन्ग रन इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा है तो मेरे हिसाब से डीफाई कॉइन्स आर द बेस्ट। एट द सेम टाइम एक टोकन इकोनॉमिक्स करके एक एनालिटिक्स फर्म है, उन्होंने दिसंबर में कहा था, जो शायद अभी सच भी हो रहा है, कि उन्होंने कहा था कि सब लोग जो है बिटकॉइन की तरफ देख रहे हैं कि 2017 की जैसी रैली आएगी वापस 1000% या 1500%, लेकिन वो रैली जो है वो उस तरह की रैली डीफाई कॉइन्स में ज्यादा नजर आएगी। तो मेरा ज्यादा ध्यान जो है वो डेफी कॉइन्स पे है। ओके, ग्रेट।
ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका भी। आज कार्यक्रम में हमारा समय इतना ही है। वैभव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपसे उम्मीद you. करते हैं जल्दी वापस से फिर मुलाकात होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि एलन मस्क कोई जल्दी जल्दी ट्वीट ना करें, क्योंकि इनके ट्वीट बड़े खतरनाक हैं आजकल। वो दूसरे डोनाल्ड ट्रंप की तरह हो गए हैं, वो जैसे कुछ ट्वीट कर देते थे तो अगले दिन बाजार वैसे ही खुलता था। तो आजकल थोड़ा वो ट्वीट कम करें। अगर बोलना ही है भाई साहब, आप आके बोल दो, आपके पास तो टेक्नोलॉजी है। ट्वीट मत करो, ये ट्रेडर्स का बड़ा मन छोटा है, बेचारे घबरा जाएंगे थोड़ा बहुत भी आप ट्वीट करोगे तो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।